हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी के अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां भारत की बुराई पड़ गई भारी। जी हां दोस्तों, इस देश के गृह मंत्री ने दे दिया है सरकार से इस्तीफा। जी हां दोस्तों, बताएंगे आखिर कितना महंगा पड़ा है दोस्तों भारत के साथ पंगा लेना, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर चीन से नहीं भारत तिब्बत से मिलता है नेपाली नागरिकों का डीएनए। जी हाँ दोस्तों, नई रिसर्च में बहुत बड़ा दावा। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां फारूक अब्दुल्ला के हत्याएं नहीं रुकेंगी वाले बयान पर दोस्तों अब मनोज सिन्हा का जवाब आया है। बताएंगे क्या कहा दोस्तों इन्होंने, और साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां पर मोदी जी ने बिना नाम लिए साधा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पर डायरेक्ट निशाना, गाली देने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, पूरी बात आपको बताएंगे। और साथ ही साथ जितने भाई बहन दोस्तों दिवाली और छठ पर टिकटों की किल्लत से जूझ रहे हैं दोस्तों, उन सब के लिए रेलवे बहुत बड़ी सौगात लेकर आई है दोस्तों। बताएंगे क्या है और कैसे ले पाएंगे आप इसका लाभ दोस्तों, तो हर तरह की जानकारी आपको भी बताने वाले हैं, तो आराम से बने रहेगा वीडियो के अंत तक। और अभी खबरों में आगे बढ़ने से पहले हमेशा की तरह मानते हैं कि अपना भारत मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा है दोस्तों, और आपको भारतीय सेनाओं पर गर्व है, और मानते हैं कि भारत की विदेश नीति अब नंबर 1 बन चुकी है। तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो चलते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की तरफ, जहाँ पर क्या भारत की बुराई पड़ गई भारी। ब्रिटिश गृह मंत्री ब्रेवर मैन की ट्रस्ट सरकार से छुट्टी। जी हाँ दोस्तों, ब्रिटेन की गृह मंत्री बोले तो इंटीरियर मिनिस्टर सुएला ब्रेवर मैन ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। पहले ही राजनीतिक संकट से गुजर रहे ब्रिटेन के लिए यह सबसे बड़ी खबर है दोस्तों। मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक सुएला ब्रेवर मैन ने बुधवार को कहा कि वो प्रधानमंत्री लिज ट्रस की सरकार को छोड़ रही हैं। यूके मीडिया ने बुधवार को यह जानकारी दी है। आपको बता दें कि ब्रेवर मैन भारतीय मूल की हैं दोस्तों। हालांकि ब्रेवर मैन ने सरकार छोड़ने के अपने फैसले पर स्थिति स्पष्ट नहीं की है, लेकिन बीबीसी और अन्य मीडिया रिपोर्टों में कहा जा रहा है कि उन्होंने सरकार से इस्तीफा दे दिया है। ब्रेवर मैन भी ब्रिटिश पीएम की रेस में थी। जी हाँ दोस्तों, गोवा मूल के पिता और तमिल मूल की मां की संतान ब्रेवर मैन को 45 दिन पहले ही गृह मंत्री नियुक्त किया गया था। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि सुएला ब्रेवर मैन ने हाल ही में भारत को लेकर एक विवादित बयान दिया दोस्तों, जिसके बाद से विवाद खड़ा हो गया था। सुएला ब्रेवर मैन ने आव्रजन संबंधी टिप्पणी में कहा था कि सबसे बड़ी संख्या में भारतीय अपनी वीजा अवधि समाप्त होने के बाद भी ब्रिटेन में रुके रहते हैं। उन्होंने कहा था कि मुझे भारत के साथ खुली सीमाओं वाली माइग्रेशन नीति को लेकर आपत्ति है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि लोगों ने इसके लिए ब्रेक्जिट के पक्ष में मतदान किया था। जिसके बाद से दोस्तों भारत ने भी उनके इस बयान का दोस्तों करारा जवाब दिया, और साथ ही साथ उसी दिन से इनके साथ दोस्तों चीजें सही होती नहीं दिखाई दे रही थी, और अब जाकर के इन्होंने इस्तीफा दे दिया है। यानी कि दोस्तों कहीं ना कहीं ये माना जा रहा है कि भारत के साथ और भारत की बुराई पड़ गई इन पर भारी। आपको क्या लगता है दोस्तों, अपनी राय सुझाव जरूर दीजिएगा। देखते हैं भारत की जनता की क्या राय है दोस्तों। साथ ही साथ एक और सबसे बड़ी खबर बता दे, जहां चीन से नहीं भारत तिब्बत से मिलता है नेपाली नागरिकों का डीएनए। जी हाँ दोस्तों, नई रिसर्च में बहुत बड़ा दावा। बता दे, चीन लगातार ऐसा दावा करता रहा है कि नेपाली लोगों का डीएनए उनसे मिलता है। कई मौकों पर उसकी तरफ से समान कनेक्शन दिखाने की कोशिश की गई है, लेकिन अब चीन के उन दावों की हवा एक रिसर्च ने निकाल दी है दोस्तों। एक रिसर्च से बात निकलकर सामने आई है कि नेपाल वासियों का डीएनए भारत और तिब्बती लोगों के काफी करीब है, ना कि चीन से मेल खाता है। CSIR सेलुलर और आणविक जीव विज्ञान केंद्र यानी CCMB हैदराबाद और BHU के वैज्ञानिकों ने मिलकर नेपाल की आबादी में मातृत्व वंश पर रिसर्च की है। यह अध्ययन 15 अक्टूबर को जेनेटिक्स पत्रिका में प्रकाशित भी हो चुका है। जी हाँ दोस्तों, अध्ययन में शामिल काशी हिंदू विवि के जंतु विज्ञान के वैज्ञानिक ज्ञानेश्वर चौबे ने बताया है कि नेपाल के त्रिभुवन विवि के एक छात्र नेपाल में रहने वाले 18 पॉपुलेशन का सैंपल लेकर सेंटर फॉर डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एंड डायग्नोस्टिक यानी CDFD हैदराबाद गए थे। वहां उस सैंपल का जीनोमिक एनालिसिस हुआ दोस्तों, जिसमें उनका भी सहयोग रहा, और ऐसे में इस पर नतीजा ये निकल कर आया है कि नेपाल की घाटी में रहने वाले लोग भारत के ज्यादा नजदीक हैं, जबकि ऊंचाई पर रहने वाले जैसे शेरपा लोग तिब्बतियों के नजदीक के निकले। यानी कि दोस्तों कुल मिलाकर चीन को ये सबसे तगड़ा और बड़ा झटका लगा है दोस्तों तिब्बती लोगों को लेकर। ऐसे में चीन के उन दावों की हवा निकलकर दूर जाती दिखाई दे रही है दोस्तों। आपका क्या मानना है इस पर कमेंट करके जरूर बताइएगा, और दोस्तों हमेशा की तरह इस वीडियो को जितनी ज्यादा हो सके शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। साथ ही साथ अगली बड़ी खबर बता दें, जहां फारूक अब्दुल्ला के हत्याएं नहीं रुकेंगी वाले बयान पर मनोज सिन्हा का आया जवाब। जी हाँ दोस्तों, जम्मू और कश्मीर में मंगलवार को चरमपंथी हमले में यूपी के 2 मजदूरों और
एक कश्मीरी पंडित की हत्या मामले में राजनीतिक बयानबाजी तेज हो गई है। जहां जम्मू कश्मीर के राजनीतिक दलों ने राज्य में सुरक्षा को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाया है, वहीं पर उपराज्यपाल ने जवाब देते हुए कहा है कि आखिरी सांस तक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई चलती रहेगी। जम्मू कश्मीर के राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि मुझे दुख है कि कुछ लोग इन आतंकवादियों के शिकार हुए हैं, लेकिन आज मैं आपसे जरूर कहूंगा कि आतंकवाद समूल जम्मू कश्मीर में समाप्त हो, इसकी हर कोशिश अंतिम सांस तक की जाएगी। उन्होंने दावा किया है कि आतंकी संगठनों के सरपरस्तों को मुंहतोड़ जवाब दिया जा रहा है। इकोसिस्टम किस तरह से समाप्त हो इसकी कोशिश की जा रही है। अब दूसरे देश के इशारे पर जम्मू कश्मीर में बंदी नहीं होती है। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सोमवार को चरमपंथियों के ग्रेनेड हमले में उत्तर प्रदेश के 2 मजदूरों की मौत हो गई थी। इनका नाम मोनीश कुमार और राम सागर था और वो कन्नौज के रहने वाले थे। जी हाँ दोस्तों, इन हत्याओं पर पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला ने कहा था कि जब तक न्याय नहीं मिलता ये नहीं रुकेगा। पहले उन्होंने कहा था कि ये हत्याएं धारा 370 के कारण हो रही हैं, लेकिन अब वो हट गया है। तो ये हत्याएं क्यों नहीं रुक रही हैं, कौन जिम्मेदार है? उन्होंने 2 गैर कश्मीरियों की हत्या पर कहा कि मुझे ये खबर सुनकर बेहद दुख हुआ और धक्का लगा और इस हमले की निंदा करने के लिए शब्द तक नहीं है। मैं पीड़ित परिवारों के साथ अपनी संवेदनाएं व्यक्त करता हूं। तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट करके इन हत्याओं की निंदा की। उन्होंने कहा कि कश्मीर में अल्पसंख्यकों के खिलाफ एक और अस्वीकार हमला। मोनीश कुमार और राम सागर के परिवारों के प्रति मेरी संवेदनाएं हैं। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ महबूबा मुफ्ती ने भी दोस्तों सरकार पर पलटवार करने से नहीं चूकी, जिसके बाद दोस्तों इन सभी को मनोज सिन्हा जी ने करारा जवाब दिया। मैं आप क्या जवाब देना चाहेंगे दोस्तों? क्योंकि किसी की हत्याएं हुई हैं दोस्तों, उस पर आप सरकार को कोसने के बजाय दोस्तों उन आतंकवाद देश की निंदा कर सकते हैं, जिससे पूरे विश्व में एक मत के साथ दोस्तों उन देश की निंदा की जाए, जिससे कि उस देश को निंदा होने पर अपनी रियलिटी का पता चले, ना कि अपने ही देश में अपने ही लोगों को घेरने की कोशिश की जाए। ऐसे में जो भी आपकी राय हो दोस्तों बताइएगा जरूर। एक और खबर की बात करें जहां पर ब्लैक सी में परमाणु हमले कर सकते हैं पुतिन। प्लान सुनते ही रातों रात अमेरिका पहुंचे ब्रिटिश के रक्षा मंत्री। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ बढ़ते संकट के बीच भारतीय दूतावास ने भी जारी कर दी है एडवाइजरी। आपको बता दें सबसे बड़ी खबर, रशिया और यूक्रेन के बीच शुरू हुए जंग के अब 8 महीने पूरे हो जाएंगे और जिस यूक्रेन पर महज 10 दिन में जीत हासिल करने का दावा रशिया कर रहा था, तो वहीं यूक्रेन हार मानने को तैयार ही नहीं है। जी हाँ, रशिया ने यूक्रेन के 4 बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया है, लेकिन अब खबर ये आ रही है कि धीरे धीरे यूक्रेन उन इलाकों को फिर से हासिल करते जा रहा है। ऐसे में दावे किए जा रहे हैं कि यूक्रेन सहित पूरी दुनिया को अपनी ताकत का एहसास दिलाने के लिए रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ब्लैक सी के ऊपर परमाणु विस्फोट कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, बुधवार को रशिया ने यूक्रेन के कब्जाए चारों इलाकों में मार्शल लॉ लगा दिया है। रशिया के राष्ट्रपति ने इस आदेश से संबंधित डिक्री पर बुधवार दोपहर में हस्ताक्षर कर दिए हैं। पुतिन के इस फैसले को पूर्वी यूक्रेन में रूस के निर्णायक कदम के तौर पर देखा जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, पुतिन ने यह घोषणा ऐसे वक्त में की है जब यूक्रेनी सेना रशिया के कब्जे वाले डोनेट्स्क, लुहांस्क, ज़पोरिज़िया और खोरसान इलाके को फिर से वापस लेने के लिए तेजी से आगे बढ़ रही है। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यूक्रेन से तुरंत निकल जाएं जैसी एडवाइजरी भारत ने जारी कर दिया है। जी हाँ, मामले को गंभीरता से लेते हुए यूक्रेन में भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी जारी कर दी है। दोस्तों, इस एडवाइजरी में कहा गया है कि यूक्रेन में हाल के हमलों को देखते हुए नागरिकों को सलाह दी जाती है कि वे यूक्रेन की यात्रा ना करें। इसके अलावा छात्रों सहित जो भारतीय यूक्रेन में रहते हैं वे जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाएं। आपको बता दें कि जब रशिया और यूक्रेन के बीच युद्ध शुरू हुआ था तब भी भारत ने बड़े पैमाने पर इवैक्यूएशन मिशन चलाया था दोस्तों, और बहुत सारे भारतीयों को स्वदेश लेकर आए थे। हालांकि अब सरकार इस तरह की कोई सुविधा नहीं देने जा रही है, तो वहाँ से निकलने के लिए लोगों को खुद अपना रास्ता तलाश करना होगा। जाहिर सी बात है दोस्तों, अगर आप जानते हुए यूक्रेन जा रहे हैं दोस्तों, आपको पता है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में युद्ध छिड़ा हुआ है, तो इसमें आपकी गलती है दोस्तों, और इसका खामियाजा आपको ही भुगतना पड़ेगा। शुरुआत में वो चीजें नई थी, एकदम से युद्ध शुरू हुआ था दोस्तों। ऐसे में हमारे भारतीय नागरिकों को बचाना भारत का सबसे पहला फर्ज था दोस्तों, जो कि भारत ने निभाया, यानी केंद्र सरकार, मोदी सरकार ने निभाया दोस्तों। अब ऐसे में जानबूझकर जो यूक्रेन जा रहा है दोस्तों, उसके लिए सरकार ने एडवाइजरी जारी कर दी है, बाकी उनकी इच्छा है दोस्तों। ऐसे में आप लोग भी अपने साथियों को दोस्तों जो विदेशों में जाकर पढ़ाई करते हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे, राय सुझाव जरूर दीजिएगा। एक और खबर की बात करें जहां पर गुजरात में पाकिस्तान बॉर्डर के पास बनेगा नया एयर बेस, प्रधानमंत्री मोदी जी ने रखी आधारशिला। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत पाकिस्तान सीमा के पास उत्तरी गुजरात के बनास
बनासकांठा जिले के दिशा में एक नए हवाई अड्डे की आधारशिला भी रखी और कहा कि यह देश की सुरक्षा के लिए एक प्रभावी केंद्र के रूप में उभरेगा। उन्होंने कहा कि यह क्षेत्र अब देश की सुरक्षा का प्रभावी केंद्र बनेगा। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा सिर्फ 130 किलोमीटर दूर है। अगर हमारी सेना विशेष रूप से वायुसेना दिशा में होगी तो हम पश्चिमी सीमा पर किसी भी चुनौती का बेहतर तरीके से जवाब देने में सक्षम होंगे और ये एयरबेस 1000 करोड़ रुपए की लागत से 2024 तक बनकर तैयार होगा। करीब 2 साल में बनने वाला ये एयरबेस 4500 एकड़ में फैला होगा। जी हां दोस्तों, भारत पाकिस्तान सीमा के करीब 130 किलोमीटर की दूरी पर बनने वाले इस एयरबेस से भारत की सैन्य ताकत में इजाफा होगा। करीब 4 साल पहले मार्च 2018 में केंद्र सरकार की सुरक्षा मामलों की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता वाली कैबिनेट समिति यानी सीसीएस ने वायुसेना के फॉरवर्ड फाइटर बेस की इस योजना को मंजूरी दी थी। एयरबेस रनवे बोइंग C-17 ग्लोब मास्टर समेत एयरक्राफ्ट की नई जनरेशन की आवाजाही हैंडल करने में सहूलियत होगी। वर्ष 2024 तक इस एयरबेस के तैयार होने की संभावना है। जी हां दोस्तों, इसके लिए अपने भारतीय वायुसेना यानी इंडियन एयरफोर्स को दोस्तों कांग्रेचुलेट जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर शहबाज सरकार की मंत्री ने भरी संसद में खोल दी अपने ही देश की पोल। जी हां दोस्तों, पाकिस्तान में उग्रवाद नहीं आतंकवाद है कह दिया। जी हां दोस्तों, आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान में इस समय खूब विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। इन प्रदर्शनों की आवाज संसद तक सुनाई दे रही है। पड़ोसी देश में आतंकवाद इस कदर फैल गया है कि खुद मौजूदा शहबाज शरीफ सरकार ने भी मान लिया है कि उनके देश में आतंकवाद का खौफ बढ़ रहा है। शहबाज सरकार के मंत्री ने भरी संसद में बुधवार को कबूला है कि उनके देश में उग्रवाद नहीं बल्कि आतंकवाद फैला हुआ है। जी हां, दरअसल पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा के स्वात जिले में पिछले दिनों आतंकवादियों ने खूब उत्पाद मचाया। इसको लेकर बुधवार को पाकिस्तानी संसद में चर्चा की गई। संसद सत्र के दौरान भरी संसद में पाकिस्तान के जलवायु परिवर्तन मंत्री शेरी रहमान ने कहा कि पाकिस्तान में जो हो रहा है वो विद्रोह या उग्रवाद नहीं है, ये आतंकवाद है। उन्होंने खैबर पख्तूनख्वा जिले की स्थिति की तुलना पड़ोसी अफगानिस्तान से कर दी। कहा कि धर्म के पीछे अपने नापाक मंसूबों को छिपाने वाले हिंसक तत्व इसके लिए जिम्मेदार हैं। उन्होंने कहा कि माफ कीजिएगा लेकिन ये केवल सत्ता की लड़ाई है, ये धर्म की लड़ाई नहीं है और इसे कहने की हिम्मत रखिए। एक और खबर की बात करें दोस्तों, जहां पर ताइवान का चीन को करारा जवाब, कहा कोई भी एक तरफा फैसला मंजूर नहीं करेंगे। जी हां, चीन की सत्ताधारी कम्युनिस्ट पार्टी की कांग्रेस के पहले दिन राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने ताइवान पर कब्जे के लिए धमकी दी थी। शी जिनपिंग ने ताइवान को मीटिंग के उद्घाटन भाषण में स्पष्ट कहा कि ताइवान के मामले में हम कभी भी ताकत का इस्तेमाल करने से पीछे नहीं हटेंगे। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इस मुद्दे का हल चीन की जनता करेगी और हम इसका शांतिपूर्ण हल निकालना चाहेंगे। तो वहीं दूसरी तरफ ताइवान ने भी चीन के राष्ट्रपति के बयान का करारा जवाब दिया है। दोस्तों, ताइवान ने स्पष्ट किया है कि वो अपनी संप्रभुता, आजादी और लोकतंत्र से समझौता नहीं करेगा। ताइवान के पुनर्मिलन के लिए चीन के बयान को खारिज करते हुए स्वशासित द्वीप के उप विदेश मंत्री टिएन चुंग क्वांग ने सोमवार को कहा कि ताइवान चीन द्वारा निर्धारित किसी भी एक तरफा निर्णय को स्वीकार नहीं करेगा। जी हां दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहां ईरान ने दी सऊदी अरब को धमकी, कहा तुरंत बंद करो ये काम नहीं तो भुगतना पड़ेगा अंजाम। जी हां दोस्तों, ईरानी महिला महसा अमीनी की मौत के बाद चल रहे हिजाब प्रदर्शन के बीच ईरान ने सऊदी अरब को धमकी दी है। इस्लामिक रिवॉल्यूशन गार्ड कॉर्प्स के कमांडर इन चीफ जनरल हुसैन सलामी ने कहा है कि सऊदी अरब ईरान के युवाओं के साथ मीडिया गेम खेल रहा है, इसलिए हम उन्हें इसे लेकर चेतावनी दे रहे हैं। जनरल सलामी ने कहा कि वो खुलेआम हमारे यूथ को भड़का रहे हैं। हम उन्हें इन मीडिया चैनलों पर कंट्रोल करने की सलाह देते हैं, नहीं तो उन्हें इसकी कीमत चुकानी होगी। जी हाँ दोस्तों, तो वहीं जनरल सलामी ने सीधा हमला बोलते हुए कहा है कि तुम ऐसी जगह दखल दे रहे हो जो जहां तुम खुद सवालों से घिर सकते हो, इसीलिए बेहतर है कि सावधान रहो। साथ ही साथ दोस्तों एक और खबर बता दें, क्या ग्रीस और तुर्की के बीच हो सकता है भयंकर वाला युद्ध? आखिर दोनों देशों में दुश्मनी की क्या है असली वजह? जी हाँ दोस्तों, ग्रीस और तुर्की के बीच तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है। दोस्तों, ग्रीक अधिकारियों का कहना है कि अगले जून में दोनों देशों में चुनाव होने हैं। ऐसे में तुर्की के साथ एजियन सागर या पूर्वी भूमध्य सागर में छोटी भी मुठभेड़ किसी बड़े युद्ध को शुरू कर सकती है। जी हाँ, ग्रीस को शक है कि तुर्की के राष्ट्रपति रेचेप तैयब एर्दोगन चुनाव से पहले अपनी लोकप्रियता को बढ़ाने के लिए देश की सुरक्षा को खतरा बताने की कोशिश कर सकते हैं। 20 साल
साल से तुर्की की सत्ता पर काबिज एर्दोगन ने अगस्त में धमकी दी थी कि वो अपनी सेना को कभी भी ग्रीक द्वीपों पर कब्जे का आदेश दे सकते हैं। उन्होंने कहा था कि हम एक रात अचानक आ सकते हैं, अगर यूनानी कुछ करते हैं तो उन्हें भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। साथ ही साथ दोस्तों बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर ये है नया भारत कैसे गोला बारूद तक खरीदने वाला देश अब मिसाइल तक की कर रहा है एक्सपोर्ट। जी हाँ दोस्तों, पिछले कुछ सालों में भारत ने रक्षा के क्षेत्र में अपनी नीतियों को बदला है। भारत अब हथियारों के लिए पूरी तरह से रशिया पर निर्भर नहीं रहा। रक्षा बजट में बढ़ोतरी की, अपनी जीडीपी का 2.3% बजट रक्षा के लिए खर्च कर रहा है। रक्षा के क्षेत्र ताकतवर देश बनने के लिए भारत 64.4 बिलियन डॉलर खर्च करके सेना को सशस्त्र बलों और आधुनिक तकनीक से लैस बनाने की योजना बना रहा है। भारत सेना को ताकतवर बनाने के लिए इसी साल इस योजना को अंजाम देगा। भारत अब सिर्फ हथियारों को खरीदने वाला देश नहीं रहा, बल्कि इन्हें एक्सपोर्ट करना भी शुरू कर चुका है। अगले 5 सालों में डिफेंस एक्सपोर्ट के जरिए भारत ने 5 बिलियन डॉलर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। दोस्तों इसके लिए डिफेंस सेक्टर में 100% तक एफडीआई को मंजूरी दी है, ताकि हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा मिल सके। अगर आप भी मानते हैं दोस्तों कि भारत जो हथियारों में एक्सपोर्टर देश बना है दोस्तों, वो सिर्फ और सिर्फ मोदी जी के नेतृत्व में ही ये पॉसिबल हो पाया है, तो मोदी है तो मुमकिन है कहना बिल्कुल मत भूलिएगा दोस्तों। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर सऊदी अरब पर भड़के जो बाइडेन, सऊदी अरब से तेल पर बढ़ा तनाव। अब जो बाइडेन का बड़ा फैसला, खोलेंगे क्रूड का खजाना। बता दे सऊदी अरब की अगुवाई वाले ओपेक प्लस देशों की तरफ से तेल उत्पादन में कटौती की वजह से अमेरिका के साथ तनाव बढ़ गया है। अमेरिका का कहना है कि रशिया को फायदा पहुंचाने के लिए ओपेक ये कदम उठा रहा है। हाल ही में ओपेक प्लस देशों ने ऐलान किया था कि तेल के उत्पादन में हर दिन 20 लाख बैरल की कटौती की जाएगी। अब आंतरिक सूत्रों का कहना है कि जो बाइडेन बड़ा फैसला करने वाले हैं और सऊदी अरब को जवाब देने के लिए अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व खोलने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, जो बाइडेन प्रशासन के एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक जो बाइडेन अगले 6 महीने में क्रूड भंडार में से 18 करोड़ बैरल तेल को निकालने का फैसला कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, हालांकि इसके बाद अमेरिका का तेल का भंडार काफी कम हो जाएगा। वर्तमान में अमेरिका के खजाने में 40 करोड़ बैरल तेल है। अमेरिका का कहना है कि जब तेल की कीमतें कम होंगी तो फिर से भंडार करने पर जोर दिया जाएगा। जी हाँ, व्हाइट हाउस का कहना है कि सऊदी अरब रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का साथ दे रहा है। जब ओपेक प्लस प्रोडक्शन में कटौती करेगा तो तेजी से तेल की कीमतें बढ़ेंगी। तो वहीं एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक 1.5 करोड़ बैरल तेल निकालने से अमेरिका की एक दिन की भी जरूरत नहीं पूरे होने वाली है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें, जहां आखिर ऐसा क्यों बोली शेख हसीना जी ने कहा हिंदुओं के लिए जो करते हैं उसका नहीं होता प्रचार, बदनाम हो रहा है बांग्लादेश। जी हाँ, बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने हिंदू के समुदायों से कहा है कि वे खुद को अल्पसंख्यक ना समझे। उन्होंने कहा कि बांग्लादेश में सभी लोग अपने धर्म से इतर समान अधिकार रखते हैं। उन्होंने हिंदू समुदाय का जिक्र करते हुए कहा कि आप लोगों के पास भी उतने ही अधिकार हैं जितने मेरे पास हैं। ढाका के ढाकेश्वरी मंदिर की ओर से आयोजित एक वर्चुअल इवेंट में हिस्सा लेते हुए शेख हसीना ने ये बात कही। दोस्तों उन्होंने कहा कि हम चाहते हैं कि सभी धर्मों के लोग समान अधिकारों के साथ रहें। यदि आप देश के नागरिक हैं तो फिर आपके अधिकार समान है, आपके पास वही अधिकार है जो मेरे पास है। ऐसे में दोस्तों शेख हसीना जी के इन बातों को लेकर आपकी जो भी राय हो बताइएगा जरूर। एक और बड़ी खबर की बात करें, जहां पर इस हफ्ते एफएटीएफ करेगा पाकिस्तान की किस्मत का फैसला। क्या ग्रे सूची से बाहर होगा पाकिस्तान या नहीं, बता दें वित्तीय कार्रवाई कार्यबल यानी एफएटीएफ इस सप्ताह 20 से 21 अक्टूबर को होने वाले सिंगापुर प्लेनरी में ग्रे सूची को लेकर पाकिस्तान की किस्मत का फैसला कर देगा। इस्लामाबाद को 4 साल बाद वित्तीय निगरानी की ग्रे सूची से बाहर निकलने की उम्मीद है। जी हाँ दोस्तों, एफएटीएफ ने बताया है कि टी राजा कुमार की 2 साल की सिंगापुर प्रेसिडेंसी के तहत पहली एफएटीएफ प्लेनरी 20-21 अक्टूबर को होगी। पाकिस्तान मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों के वित्त पोषण के लिए जून 2018 से एफएटीएफ की ग्रे लिस्ट में है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और खबर की बात करें, जहां 4G का मतलब साइकिल तो 5G का मतलब हवाई जहाज। जी हाँ, पीएम मोदी जी ने समझाया इन दोनों के बीच कितना बड़ा बदलाव है। जी हाँ दोस्तों, गुजरात के अडालज के त्रिमंदिर में मिशन स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की शुरुआत करने पहुंचे पीएम मोदी जी ने कहा कि आज गुजरात में 1 करोड़ से अधिक स्टूडेंट्स की अटेंडेंस होती है। उन्होंने कहा कि गुजरात के 20,000 स्कूल शिक्षा के 5G दौर में प्रवेश करने जा रहे हैं। इस दौरान पीएम ने 5G के बारे में कहा कि अगर मुझे इस टेक्नोलॉजी को गाँव की भाषा में समझाना हो तो मैं ये कहूंगा कि 4G साइकिल है तो 5G हवाई जहाज है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बड़ी खबर बता दें, जहां पर मोदी जी ने बिना नाम लिए सादा आम
आदमी पार्टी और कांग्रेस पर निशाना, कहा गाली देने वालों के सबक सिखाने का समय आ गया है। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गुजरात के लोगों से कहा कि उन लोगों को सबक सिखाने का समय आ गया है जो बार बार गुजरात और इसके लोगों को गाली देते हैं तथा उनका अपमान करते हैं। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने राज्य के लोगों से निराशावादियों और झूठ बोलने वालों से दूर रहने का आग्रह किया। वो 4155 करोड़ रुपए के विकास कार्यों की शुरुआत के बाद सौराष्ट्र क्षेत्र के जूनागढ़ शहर में एक रैली को संबोधित कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी शासित गुजरात में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा कि पिछले 2 दशकों से हमने देखा है कि जब गुजरात के लिए कुछ अच्छा होता है या कोई गुजराती कुछ हासिल करता है तो विकृत मानसिकता वाले लोग इसे पसंद नहीं करते। वे गुजरात का अपमान करते हैं और गुजराती लोगों को गाली देते हैं। उन्होंने कहा कि कुछ राजनीतिक दल सोचते हैं कि अगर वे गुजरात और गुजरातियों को गाली नहीं देंगे तो उनका काम अधूरा रहेगा। जी हाँ दोस्तों, मोदी जी ने कहा, क्या आपको नहीं लगता कि गुजरात और इसके लोगों को दिन रात गाली देने वालों तथा उनका अपमान करने वालों को सबक सिखाने का समय आ गया है? क्या गुजरात की छवि खराब करने वालों का हमें बर्दाश्त करना चाहिए? उन्होंने कहा कि किसी भी राज्य के लोगों को गाली नहीं दी जानी चाहिए और उनका अपमान नहीं किया जाना चाहिए। ऐसे में दोस्तों, जिस प्रकार से गुजरात में अब चुनाव होने वाले हैं दोस्तों, क्या लगता है आपको किसकी दावेदारी रहने वाली है दोस्तों इस गुजरात के चुनाव में चुनाव जीतने के बाद? ऐसे में साथ ही साथ एक और बड़ी खबर की बात करें जहां पर हिमाचल प्रदेश इलेक्शन 2022 को लेकर बड़ी खबर, अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान, कहा हिमाचल के अगले मुख्यमंत्री पर फैसला करेगा हाई कमान। जी हाँ दोस्तों, केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने बुधवार को कहा है कि हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के बारे में भाजपा आला कमान फैसला करेगी। दरअसल उनकी पार्टी यानी भाजपा ने राज्य में चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी। अनुराग ठाकुर यानी सूचना और प्रसारण, खेल और युवा मामलों के मंत्री से जब हिमाचल प्रदेश के अगले मुख्यमंत्री के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश हो या कोई अन्य राज्य, पार्टी आला कमान ही निर्णय लेता है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ एक और बड़ी खबर आपको बता दें जहां पर क्या फिर पलटी मारेंगे नीतीश कुमार? प्रशांत किशोर का बड़ा दावा, कहा बीजेपी के संपर्क में है बिहार के सीएम, समझाया हरिवंश का कनेक्शन। जी हाँ दोस्तों, क्या बिहार में फिर सरकार बदल सकते हैं? क्या नीतीश कुमार आरजेडी के साथ गठबंधन तोड़कर दोबारा बीजेपी का रुख कर सकते हैं? अगर चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की माने तो इन सवालों के जवाब में वो कह रहे हैं हाँ। उन्होंने दावा किया है कि नीतीश कुमार ने बीजेपी से बातचीत का दरवाजा खुला रखा है और वो दरवाजा है राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश किशोर ने दावा किया है कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में है और अगर स्थिति की मांग हुई तो वो फिर से उस पार्टी के साथ गठजोड़ कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ऐसे में प्रशांत किशोर के बयान के बाद दोस्तों जेडीयू का बयान आया है और जेडीयू पार्टी के नेताओं ने कहा है कि प्रशांत किशोर भ्रम फैला रहे हैं, ऐसा नहीं है। ऐसे में दोस्तों ये तो वक्त ही बताएगा कि आखिर आने वाले समय में क्या होगा। दोस्तों एक और खबर की बात करें जहां पर पीएम किसान योजना में सरकार ने बदला बड़ा नियम, खाते में नहीं दिख रहा 12वीं किस्त का पैसा, तुरंत कर ले ये काम। जी हाँ दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पीएम किसान योजना के तहत किसानों के खाते में 12वीं किस्त के 2000 रुपए ट्रांसफर कर दिए हैं। किसानों के खाते में 12वीं किस्त के पैसे आने शुरू हो गए। अगर आप भी लाभार्थी किसान हैं तो तुरंत अपना स्टेटस चेक कर लें। लेकिन इस बीच सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना 2022 में बड़ा बदलाव कर दिया है जिसका सीधा असर 12 करोड़ से अधिक रजिस्टर्ड किसानों पर पड़ेगा। आखिर क्या बदलाव किया है सरकार ने, आपको बता दें केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री किसान योजना में ये बदलाव किया है कि अब आप किसान पोर्टल पर जाकर आधार नंबर से अपना स्टेटस नहीं देख सकते हैं। दोस्तों अब अपना स्टेटस देखने के लिए रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालना जरूरी हो गया है, अनिवार्य हो गया है। दरअसल पहले ये नियम था कि किसान अपना आधार कार्ड या मोबाइल नंबर कुछ भी डाल करके स्टेटस चेक कर सकते थे। इसके बाद ये नियम आया है कि किसान मोबाइल नंबर से नहीं बल्कि आधार नंबर से स्टेटस देख सकते हैं। अब नए नियम के तहत किसान आधार नंबर से नहीं बल्कि मोबाइल नंबर से ही स्टेटस को देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आखिर क्या है इसका पूरा प्रोसेस, हमने ये सारी जानकारी दोस्तों स्क्रीन पर दे दी है, आप देख ही पा रहे होंगे। साथ ही साथ एक और बड़ी और अंतिम खबर की बात करें जहां दिवाली और छठ पर टिकटों की किल्लत होगी दूर, पटना समेत कई रूटों के लिए स्पेशल ट्रेनों का बड़ा ऐलान। जी हाँ, दिवाली और छठ का त्योहार नजदीक आते देख भारतीय रेलवे भी पूरी तरह से मुस्तैद हो गया है। त्योहारी सीजन में चल रही 179 ट्रेनों के अलावा रेलवे ने मंगलवार को 32 और अतिरिक्त ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। 32 नई ट्रेनों के संचालन के साथ ही अब देश के अलग अलग हिस्सों से कुल 211 स्पेशल ट्रेनों का संचालन किया जा रहा है। रेलवे की ओर से यह फैसला त्योहारी सीजन में अतिरिक्त भीड़ को ध्यान में रखते हुए किया जा रहा है। जी हाँ दोस्तों, रेलवे की ओर से दीपावली पर और फिर उसके बाद छठ पूजा तक 211
11 स्पेशल ट्रेनें 2561 चक्कर लगाएंगी। इन ट्रेनों के जरिए दरभंगा, आजमगढ़, सहरसा, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, फिरोजपुर, पटना, कटिहार और अमृतसर आदि जैसे रेलवे मार्गों पर देश भर के प्रमुख स्थलों को जोड़ा जाएगा, ताकि यहाँ पहुंचने वाले यात्रियों को किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना ना करना पड़े। और ऐसे में दोस्तों कितने भाई बहन ऐसे हैं जो इन त्योहारी सीजन में एक जगह से दूसरी जगह ट्रेन के माध्यम से जाने वाले हैं, दोस्तों बताइएगा जरूर। और साथ ही साथ ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी दोस्तों? आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत दोस्तों। तो मिलता अगली बड़ी खबरें, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, हर हर महादेव।